वेलकम बैक स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। पिछले क्लास में आप लोगों ने पाचन तंत्र पढ़ा था, तो पाचन तंत्र में हम लोग आगे बढ़े। भोजन के बारे में जानकारी हम लोग लिए थे कि भोजन में क्या क्या पाया जाता है, उसके अवयव क्या है, कितना ऊर्जा निकल रहा है। अब उस भोजन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अब डाइजेस्टिव एंजाइम का एक लिस्ट बना लें हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स। भोजन के अवयव में 6 अवयव हम लोग पढ़े थे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, साल्ट, वाटर। जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है मैक्रो यानी बृहत अणु है, उसका पाचन होगा। विटामिन, मिनरल, साल्ट, वाटर का पाचन नहीं होगा, इसलिए वो सूक्ष्म अणु है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ही ब्रेक डाउन होगा, इसलिए कि वो बड़े अणु है। तो तीनों के लिए अलग अलग एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अलग से, प्रोटीन का अलग से, फैट का अलग से। तो वैसा एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है उसको एमाइलोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जैसे टाइलिन, एमाइलेज, लैक्टेज, सुक्रेज या इन्वर्टेज, इसी को बोलते हैं। माल्टेज, ये सब एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। दूसरा है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। वैसा एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसका उदाहरण है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन इत्यादि। अब तीसरा कैटेगरी में लाइपोलाइटिक एंजाइम। वैसा एंजाइम जो फैट यानी वसा का पाचन करता है। इसका एकमात्र उदाहरण है लाइपेज। वसा को पचाने के लिए एक ही एंजाइम यूज हो रहा है हमारे शरीर में, लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट के लिए कई है, प्रोटीन के लिए कई है। तो प्रोटीन का जो भी एंजाइम है, ध्यान देंगे उसमें सीन लगा हुआ है, एक में इन लगा हुआ है, सीन लगा हुआ है। वसा के लिए एक ही एंजाइम है, लाइपेज, और बाद बाकी जो एंजाइम बच गया वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन देता है कि निम्न में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब चॉइस ले लेते हैं। पहला पेप्सिन, दूसरा लाइपेज, तीसरा इन्वर्टेज, चौथा में ऑल। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहां है, इन्वर्टेज, जो सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इस तरह से इस एंजाइम पर जो भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर लिस्ट हम लोग देखेंगे। तो प्रोटीन वाले में सीन लगा हुआ है, फैट के लिए एक ही एंजाइम है, और कार्बोहाइड्रेट जितना बच गया सब कार्बोहाइड्रेट का है। एंजाइम देखने के बाद अब हम लोग पाचन में मनुष्य में
जो पाचन अंग है उसके बारे में जानकारी लेंगे। रहने दो। मनुष्य में पाचन अंग, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन, मनुष्य में पाचन अंग को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला है आहार नली, एलिमेंट्री कैनाल, जिसके कई पार्ट हैं। माउथ कैविटी, हिंदी है मुख गुहा। दूसरा है स्टोमक, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और दूसरा कैटेगरी ले जाएंगे पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट है सेलेवरी ग्लैंड, हिंदी है लार ग्रंथि। नेक्स्ट लीवर, यकृत, पैनक्रियाज, अग्नाशय इत्यादि। दो कैटेगरी हम लोग लेके चल रहे हैं। एक है आहार नली। तो आहार नली का कंसेप्ट क्या है कि डाइजेस्टिव ट्यूब है, पाइप का कंसेप्ट है। अब उस पाइप में भोजन प्रवेश करता है। ये पाइप है। अब ये पाइप का डायमीटर अलग अलग है, एक तरफ इन है एक तरफ आउट है, यही कंसेप्ट है। पाइप का शुरुआत होता है माउथ ओपनिंग से और पीछे एनस तक रहता है। जगह जगह ग्रंथि है, पाचन होता है, एंजाइम निकलते हैं। उसको हम लोग डिटेल 1 बाय 1 करेंगे। तो पहला आहार नली में माउथ कैविटी हम लोग का विषय वस्तु हो गया। तो अगला मुद्दा हम माउथ कैविटी को बनाते हैं। माउथ अलग वर्ड है, माउथ कैविटी अलग वर्ड है। कैविटी एक स्पेस है जो एक माउथ ओपनिंग के बाद शुरू होता है। इसको ग्राफिकल हम लोग देख सकते हैं। ध्यान दिया जाए कि नोज है, इसके ओपनिंग को नोस्ट्रिल बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये जो ओपनिंग है इसको माउथ बोलते हैं। अंदर जो स्पेस है ये माउथ कैविटी है। अब नोज में जो छिद्र है नोस्ट्रिल, फिर अंदर भी छिद्र होगा दो। अब वो दो छिद्र जो स्पेस में खुल रहा है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। ये स्पेस को फेरिंग्स। अब यहां गला आ गया
तो गला के पास दो पाइप लगा हुआ, ऐसे समझे, एक पाइप भोजन के लिए ले जाता है, एक पाइप जो हवा के लिए, और यहां पर भाग लगा होता है जिसको इपीग्लोटिस कहते हैं। अब ये फूड पाइप है भोजन के लिए, और ये विंड पाइप है जो हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। अब एक बार प्रश्न था कि माउथ कैविटी में, मुख गुहा में कितने छिद्र होते हैं? हाउ मेनी पोर्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ कैविटी? द फर्स्ट इज माउथ, सेकेंड एंड थर्ड नोस्ट्रिल में है, 3 हो गया, 1 2 यहाँ पर है और 2 छिद्र यहाँ पर है पाइप में, तो टोटल 5 जो है पोर ओपनिंग है माउथ कैविटी में। इसी को ध्यान रखेंगे। माउथ कैविटी के अंदर ही 3 संरचना लगे होते हैं, दांत, जीभ, लार ग्रंथि। माउथ कैविटी में 3 संरचना, कौन कौन? दांत, जीभ और लार ग्रंथि यानी सेलेवरी ग्लैंड। तो पहले हम लोग दांत के बारे में जानकारी लें। टीथ का प्रकार देखेंगे, संख्या और कार्य, फंक्शन। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। संख्या देखेंगे, 2 गुना 4, 1 गुना 4, 2 गुना 4, 3 गुना 4, टोटल 8 गुना 4 32। अब इंसिजर का कार्य, कटिंग, काटना। केनाइन का कार्य, चीरना, टीयरिंग ऑफ द मसल, यानी मांसाहारी जंतु में पूछेगा कौन सा दांत विकसित होता है, तो केनाइन। प्रीमोलर और मोलर का एक ही काम है, पीसना और चबाना, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग। एक कार्य हो गया, संख्या हो गया। अब यहां पर यह समझना है कि हम 2 गुना 4 लिखे हैं, 4 से क्यों गुना किए हैं, तो इस बात को समझेंगे। ये मान लिया जाए ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा है, इसको बीच से हम लोग देख रहे हैं। यहां पर 2 दांत स्टार्ट होता है, हाफ पार्ट में देख रहे हैं, उसके बाद एक हल्का नोकीला होगा, फिर 2 दांत का सेट होगा, फिर 3 दांत का सेट होगा। संख्या लिखेंगे 2 1 2 3, तो 2 1 3 2 5 3 8, यही सीरीज है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो दांत इधर में है वही दांत इधर के सेट में है, तो 8 इधर भी लिख सकते हैं, यहां भी 8 हो जाएगा। यानी एक पोर्शन का जो है ये रिकॉर्ड है 2 1 2 3, उसको 4 से गुना किए, चारों तरफ हो गया, यानी 8 का जो सेट है एक तरफ है आधा भाग में, 4 से गुना किए तो 32 हो गया कुल दांत। ऐसा डेंटल फार्मूला दंत विन्यास लिखने के लिए किया जाता है। तो डेंटल फार्मूला ऑफ मैन यदि पूछता है, बराबर 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 गुना 2 बराबर 32। इसी संख्या को लिखेंगे 2 1 2 3। ऊपर का आधा जबड़े का भाग बटा नीचे आधा जबड़े का भाग। सभी जानवरों में एक जैसा नहीं होता है, बहुत में अंतर होता है, लेकिन मनुष्य में एक जैसा है। तो डेंटल फार्मूला का कौन सा क्रम सही है? अब यही क्रम को उल्टा पुल्टा करेगा, मान लिया 22 23 लिख देगा, या 22 13 या 22 31, 8 तो पुड़ जाएगा जोड़ने पर, तो 8 दांत ऊपर के हाथ में, नीचे के हाथ में 8 दांत, 8 8 16, डबल कर देंगे 32। इसको गुना भाग नहीं करना है, गुना 2 का मतलब डबल, सेट का डबल। बच्चों में
दांतों की संख्या बराबर 20। अब 20 दांत है यानी 12 नहीं है, तो डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड लेंगे, तब हमको पता चलेगा कि बच्चे में कौन सा दांत है कौन सा नहीं है। तो बच्चे का जो डेंटल फार्मूला है 2102 बटा 2102 गुना 2 बराबर 20। अब हमको पता ये चल रहा है कि कौन सा दांत बच्चे में है कौन सा दांत नहीं है। 2102, तो जीरो का मतलब अब्सेंट है, तो जीरो किस जगह पर लिखा हुआ है, तो तीसरा सीरीज पर लिखा हुआ है। तीसरा सीरीज का मतलब है प्रीमोलर, तो बच्चे में प्रीमोलर नहीं है। और अंतर कहाँ देख रहे हैं, तो 3-3 का सेट है, यहाँ 2-2 का सेट है, यानी मोलर में भी एक कमी है। तो यहाँ प्रीमोलर सब खत्म है। प्रीमोलर का कुल संख्या कितना लिखाए थे, तो 4 दूनी 8, 8 दांत यहाँ से गायब है, यहाँ 3-3 का सेट है, यहाँ 2-2 का सेट है, एक दांत यहाँ से एक दांत यहाँ से डबल कर देंगे तो 4 दांत यहाँ से गायब है। 8 और 4 12 गायब है, तो 32 में 12 गायब है, तो 20 हमारा हो गया। तो बच्चे में जो दांत है उसको मिल्क टीथ कहा गया। अब बच्चे में जो दांत नहीं है उसको परमानेंट टीथ कहा गया। मिल्क टीथ बराबर 20 और परमानेंट टीथ बराबर 12। जो नहीं है परमानेंट, तो अब क्वेश्चन होगा कि निम्न में कौन परमानेंट टीथ है, तो परमानेंट कौन है, तो ऑल प्रीमोलर और लास्ट मोलर। ऑल प्रीमोलर का संख्या 8, लास्ट मोलर का संख्या 4, यानी 8 और 4 गायब है, तो परमानेंट कौन है, ये दोनों आंसर बनेगा। या बच्चे में जो नहीं है वही परमानेंट है, तो ऐसा ही पूछेगा बच्चे में कौन दांत नहीं पाया जाता है, तो वही आंसर बनेगा। अब ये लास्ट मोलर को एक नाम दिया गया है विजडम टीथ, हिंदी में अकल के दांत। तो मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ का एक पार्ट है विजडम टीथ, जो निकलता है 18 से 24 वर्ष में। विजडम माने बुद्धिमान, जब दिमाग खुलता है तो अकल के दांत हिंदी में है 18 से 24 साल में, यानी 18 साल के पहले ये सारा दांत रहता है, केवल इस दांत को छोड़ के। 18 साल के पहले किशोर अवस्था है। तो अब क्वेश्चन देता है कि किशोर अवस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो केवल 4 को हम माइनस करेंगे 32 में, चूंकि 18 साल के बाद 4 ही दांत निकल रहा है, सब निकल चुका है, तो 32 में 4 माइनस करेंगे तो 28 हो जाएगा, और ये दांत का संख्या होगा किशोरावस्था में। दांत के नंबर से क्वेश्चन हुआ। ये दांत के बनावट से भी प्रश्न है। दांत एक आवरण से घिरा होता है, उस आवरण को इनामेल कहा जाता है। अब ये दांत का एक मोटा मोटी संरचना है, एक गम है और जॉ बोन से अटैच होता है। अपर लेयर इनामेल है, आउटर कवरिंग ऑफ टीथ, मेन पार्ट ऑफ द टीथ इज डेंटाइन, और इसके अंदर में पल्प भरा रहता है, और नीचे सिरे पर ये रूट है। ऊपर वाले पोर्शन को क्राउन बोलते हैं, मध्य पोर्शन को नेक बोलते हैं, और नीचे वाला रूट सिस्टम में चला गया। क्राउन में जब खराबी होगा तो रिपेयरिंग होगा, सीमेंटिंग मटेरियल लग जाएगा, लेकिन जब रूट खराब हो गया तब दांत उखाड़ना पड़ता है। तो दांत के आवरण को क्या कहते हैं, प्रश्न है। तो इनामेल, दांत के आवरण को इनामेल कहते हैं। इनामेल कहते हैं। अब दांत का जो मुख्य भाग है, मेन पार्ट ऑफ द टीथ, ऐसा प्रश्न आ चुका है। दांत के
मुख्य भाग को डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन इज द मेन पार्ट ऑफ द टीथ। अब इनामेल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। हमारे शरीर का सबसे कड़ा भाग यदि पूछता है, इनामेल जो है वो स्टील से भी हार्डेस्ट है, इसलिए कि 50, 60, 70, 80 साल तक वो घिसते रहता है, लेकिन लोहा रहेगा तो वो घिस जाएगा, दांत नहीं घिसता है इनामेल के कारण। इनामेल शरीर का सबसे कड़ा भाग है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इनामेल के कारण दांतों का रंग उजला होता है। द कलर ऑफ टीथ इज व्हाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनामेल। दांतों में फ्लोरीन की कमी से फ्लूरोसिस नामक बीमारी होता है। फ्लूरोसिस हिंदी वर्ड है दंत क्षय। तो पहाड़ी निवासियों में बीमारी ज्यादा है कि जहां पर पहाड़ होता है वहां वर्षा ज्यादा पड़ता है। वर्षा ज्यादा पड़ने के कारण वहां के मिट्टी में आयोडीन और फ्लोरीन जो है घुल कर बह जाता है, इसलिए वहां के प्लांट में, एनिमल में आयोडीन फ्लोरीन की मात्रा कम होती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों में आयोडीन की कमी से घेगा रोग, ग्वाटर, और फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होता है। आयोडीन की कमी से बच्चे में मंद बुद्धि होता है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे का जो मानसिक विकास है, IQ लेवल है, मैदानी क्षेत्र के बच्चों की अपेक्षा कम होता है। ये तत्व के कारण ऐसा है। अब कौन सा स्तनधारी मैमल्स है जिसमें सर्वाधिक दांतों की संख्या पाई जाती है? तो वैसा स्तनधारी हॉर्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन हॉर्स। सर्वाधिक दांतों की संख्या घोड़ा आंसर होगा। अब हाथी का एक दांत होता है, टस्क ऑफ एलिफेंट, जो दिखाने वाला दांत है, वो कौन सा दांत है? टस्क ऑफ एलिफेंट का आंसर होगा सेकेंड अपर इंसाइजर। ऊपर का दूसरा नंबर का इंसाइजर है। इसको केनाइन नहीं समझना है, इसलिए कि हाथी हर्बीवोरस शाकाहारी जंतु है, वो मांस मछली नहीं खाता है। ये डाल को तोड़ने के लिए यूज करता है और ये कंटिन्यूअस ग्रो करता है, एक्सीडेंटली टूटता है। चूहा में भी यही दांत सेकेंड अपर इंसीजर कंटिन्यूअस ग्रो करता है, इसलिए चूहा जो है अपने दांत को घिसते रहता है, इसलिए सामान कुतर देता है। तो चूहा का मजबूरी है, यदि दांत को नहीं घिसेगा तो उसका दांत निकल के एकदम लंबा बन जाएगा। जंगली चूहा को देखने में पता चलता है। तो वो सेकेंड अपर इंसीजर, ये दो जानवर में कंटिन्यूअस ग्रो करता है। तो दांत के बारे में हम लोग चल रहे थे, मुख गुहा, माउथ कैविटी पढ़ रहे हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे जीभ का और लार ग्रंथि का। अगले क्लास में वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।